Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। चीनी तोपखानों के गोले ने नोर्बुलिंका में दलाई लामा के समर पैलेस को पूरे तरीके से धराशायी कर दिया, जिससे रात के समय में आसमान में धुएं, आग और धूल के गुबार उड़ गए। सदियों पुरानी यह इमारत गोलाबारी में ढह गई, जबकि संख्या में बहुत कम तिब्बती सेना ने ल्हासा से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को खदेड़ने के लिए कड़ा संघर्ष किया। इसी बीच हिमालय की बर्फ के बीच किशोर दलाई लामा और उनके अंगरक्षकों ने भारत में 2 सप्ताह की एक ठंडी और मुश्किल यात्रा का सामना किया। दोस्तों, 10 मार्च 1959 इस दिन टिबेटियन अपराइजिंग की शुरुआत हुई थी। इससे पहले कि मैं इसके बारे में और आपको बताऊं, मैं चाहता हूं कि हम इसके बैकग्राउंड को समझें। चीन के किंग राजवंश के साथ तिब्बत के एक अलग तरीके के रिश्ते थे। कई बार उन्हें सहयोगियों की तरह देखा जाता था, कई बार विरोधियों की तरह, और कई बार तिब्बत को चीनी नियंत्रण वाले क्षेत्र के रूप में भी देखा जा सकता था। जब 1912 में अंतिम किंग सम्राट का पतन हुआ तो तिब्बत ने चीन से अपनी स्वतंत्रता का दावा कर दिया। 13वें दलाई लामा भारत के दार्जिलिंग में 3 साल के एग्जाइल से लौटे और अपनी राजधानी ल्हासा से तिब्बत पर नियंत्रण फिर से शुरू किया। उन्होंने 1933 में अपनी मृत्यु तक तिब्बत के ऊपर शासन किया। आखिरकार माओ त्से तुंग और कम्युनिस्टों ने 1949 में राष्ट्रवादियों के ऊपर विजय प्राप्त की। इस बीच इनर तिब्बत, जो कि चीन के ही कंट्रोल में था उस समय पर, उसमें आमदो में दलाई लामा के एक नए अवतार की खोज की गई। तेंजिन गायत्सो, जो कि वर्तमान में भी दलाई लामा है, को 1937 में 2 साल की उम्र में ल्हासा लाया गया था और 1950 में 15 साल की उम्र में तिब्बत के नेता के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया था। 1951 में माउंट से तुंग की निगाह पश्चिम की ओर हो गई। उन्होंने तिब्बत को दलाई लामा के शासन से मुक्त कराने और इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में लाने का फैसला किया। पीएलए ने कुछ ही हफ्तों में तिब्बत की छोटी सी आर्मी को कुचल दिया और बीजिंग ने एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट लागू कर दिया, जिस पर तिब्बती अधिकारियों को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, यह जो 17 पॉइंट एग्रीमेंट था, इसके हिसाब से जो भी निजी स्वामित्व वाली भूमि थी उसका सामाजिकरण कर दिया गया और उसे फिर से लोगों के बीच में बांट दिया गया। इसमें कहा गया कि किसान सांप्रदायिक रूप से काम करेंगे और इस सांप्रदायिक भूमि पर पैदा होने वाली सारी की सारी फसलें कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी सरकार के पास चली जाएंगी। उसके बाद इस फसल को कुछ किसानों में भी बांट दिया जाएगा। दोस्तों, इस वजह से जितना भी अनाज या जितनी भी फसलें वहाँ पैदा होती थीं, उसका बहुत सारा हिस्सा पीएलए को चला जाता था और तिब्बतियों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था। 1956 के जून तक आमदो और खाम में तिब्बती लोग हथियार उठा चुके थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक किसानों से उनकी भूमि छीनी गई, वैसे वैसे लोगों ने हथियार उठाने शुरू कर दिए और संगठित होकर पीएलए से लड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही चीनी सेना ने भी बदला लेना शुरू कर दिया और वह बहुत ही ज़्यादा क्रूल होते चले गए। इसमें जो तिब्बती मॉन्क्स होते थे, नन्स होती थी, उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार भी किया जाने लगा। चीन ने आरोप लगाया कि जो ये तिब्बती मॉन्क्स थे, ये गुरिल्ला लड़ाकों को मदद करते थे। 1956 में दलाई लामा ने भारत का दौरा किया और उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने स्वीकार किया कि वह शरण मांगने पर विचार कर रहे हैं। नेहरू ने उन्हें अपने देश वापस लौटने की सलाह दी और चीनी सरकार ने वादा किया कि तिब्बत में कम्युनिस्ट सुधारों को स्थगित कर दिया जाएगा और ल्हासा में चीनी अधिकारियों की संख्या आधी कर दी जाएगी। बीजिंग ने हालांकि इन वादों का पालन नहीं किया। 1958 तक लगभग 80,000 लोग तिबेटियन रेजिस्टेंस फाइटर्स को ज्वाइन कर चुके थे। चिंतित दलाई लामा की सरकार ने लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश की और बातचीत करने के लिए इनर तिब्बत में एक अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जो गुरिल्ला फाइटर्स थे, उन्होंने उन प्रतिनिधियों को ही कन्विंस कर लिया कि जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वो एक अच्छे कॉज के लिए थी और उसको लड़ना बहुत ही ज़रूरी था। जो प्रतिनिधि मंडल गया था वो भी उन्हीं गुरिल्ला फाइटर्स के साथ शामिल हो गए। इसी बीच जो शरणार्थी थे और जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी संख्या ल्हासा में बढ़ती ही चली गई और इसके साथ चीन के खिलाफ उनका गुस्सा भी बढ़ता ही चला गया। हालांकि ल्हासा में जो बीजिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने तिब्बत की राजधानी के अंदर जो एक अनरेस्ट बढ़ रहा था, अशांति बढ़ रही थी, उसके ऊपर बहुत ही सावधानी पूर्वक नजर रखी हुई थी। इसी बीच दोस्तों,
आमदो और खाम में जो उनके महत्वपूर्ण धार्मिक नेता थे वो अचानक से गायब होने लगे थे। इसलिए ल्हासा के जो लोग थे वो दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित थे। लोगों का शक तब और बढ़ गया जब ल्हासा में चीनी सेना ने 10 मार्च 1959 को दलाई लामा को सैन्य बैरकों में नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया। 9 मार्च को दलाई लामा को सूचित कर दिया गया कि उन्हें बिना किसी अंगरक्षक के साथ ही वहां आना होगा। इससे लोगों के बीच में डर और शक बड़ा प्रबल हो गया और उन्हें लगने लगा कि शायद दलाई लामा की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है। 10 मार्च को लगभग 3 लाख तिब्बती सड़क पर उतर आए और उन्होंने चीनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने दलाई लामा को चीनी अपहरण से बचाने के लिए जो समर पैलेस था उसको चारों ओर से घेर लिया और एक ह्यूमन चेन बोलते हैं ना, मानव घेरा बना लिया। जो प्रोटेस्टर से कई दिनों तक यहीं रुके रहे और लगातार चीनियों के ऊपर तिब्बत से बाहर निकलने के लिए दबाव डालते रहे। 12 मार्च तक भीड़ ने राजधानी की सड़कों पर बैरिकेडिंग करना भी शुरू कर दिया था, जबकि चीनी सेनाएं शहर को चारों ओर से घेर रही थी और उन्होंने अपनी घेराबंदी मजबूत करनी शुरू कर दी थी। इस बीच उदारवादी दलाई लामा ने अपने लोगों से घर जाने की गुहार भी लगाई और ल्हासा में चीनी पीएलए कमांडर्स को भी पत्र भेजे। इसी बीच पीएलए ने अपने तोपखाने को समर पैलेस की सीमा में ले जाना शुरू कर दिया, तो दलाई लामा भी इमारत को खाली करने के लिए तैयार हो गए। तिब्बती सैनिकों ने 15 मार्च को दलाई लामा को घिरी हुई राजधानी से सुरक्षित बाहर निकालने का एक रास्ता तैयार कर दिया। जब 2 दिन बाद 2 तोपखानों से गोले महल पर गिरे तो युवा दलाई लामा और उनके मंत्रियों ने भारत के लिए हिमालय पर 14 दिवसीय कठिन यात्रा शुरू कर दी। 19 मार्च 1959 को ल्हासा में एक जोरदार लड़ाई छिड़ गई। तिब्बती सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका संख्या बल पीएलए से बहुत कम था और इसके अलावा उनके पास कोई खास हथियार भी नहीं थे और लाठी डंडों और तलवारों से ही वो लड़ रहे थे। यह लड़ाई केवल 2 दिन तक चली। समर पैलेस पर 800 से अधिक तोप के गोले छोड़े गए और उन्होंने उस पर हमला करना जारी रखा। इसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए। तिब्बत के प्रमुख मठों पर भी बमबारी की गई, लूटपाट की गई और उन्हें जला दिया गया। जितने भी तिब्बती बौद्ध ग्रंथ थे और कलाएं थीं उनको सड़कों पर डालकर जला दिया गया। दलाई लामा के जितने भी बचे हुए वहां बॉडीगार्ड से अंगरक्षक थे उनके सभी सदस्यों को लाइन में खड़ा कर सार्वजनिक रूप से मार दिया गया। जिस भी किसी तिब्बती के पास हथियार थे उसे भी मार दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 87,000 तिब्बती मारे गए थे, जबकि 80,000 अन्य पड़ोसी देशों के शरण में पहुंचे थे। ऐसे न जाने कितने ही लोग थे जिन्होंने वहां से भागने की कोशिश तो की पर वो सफल नहीं हो पाए। जब अगली क्षेत्रीय जनगणना की गई तब पता चला कि लगभग 3 लाख तिब्बती या तो मारे गए थे या गायब थे या चुपचाप जेलों में रखे गए थे। दोस्तों, ये जो 1959 का विद्रोह था, इसके बाद से ही चीन की जो सरकार है वो तिब्बत के ऊपर लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हालांकि बीजिंग ने इस क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए निवेश तो किया है, विशेष रूप से ल्हासा में, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हजारों हान चीनियों को तिब्बत जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। इससे वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है और जो वहां रहने वाले तिब्बती थे वो अपनी ही राजधानी में माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। आज दलाई लामा भारत के धर्मशाला में तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का नेतृत्व कर रहे हैं। वह पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय तिब्बत के लिए स्वायत्तता बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन चीनी सरकार आमतौर पर उनके साथ बातचीत करने से इनकार करती है। आज भी तिब्बत में पूरे तरीके से शांति नहीं है और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती हैं उनके आसपास, जैसे कि 10 से 19 मार्च के बीच में कभी कभी वहाँ कुछ घटनाएं होती रहती। तो दोस्तों, यह था मेरा वीडियो तिब्बती अपराइजिंग यानी कि तिब्बती विद्रोह के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे चाइना ने तिब्बत को पूरे तरीके से हड़प लिया और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय देश ना तो इसके खिलाफ बोला, ना ही उन्होंने तिब्बतियों की मदद की। ऐसा ही कुछ आजकल हम यूक्रेन के बारे में भी देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल ऐसा ही कोई एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।